मुझे नहीं पता कि वो मॉस्को जाएगा या नहीं। शायद वो जाता। आप मॉस्को जाते? ये मुश्किल है, वहाँ बहुत सारी यूरेनियम ड्रोन है, ये खतरनाक है, वो एक खतरनाक जगह है। वो किसी जगह का मालिक होना नहीं चाहता। कई साल पहले रूसी विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव ने एक इंटरव्यू में भविष्यवाणी की थी कि व्लादिमीर पुतिन का शासन कैसे खत्म होगा। उसने कहा कि पुतिन डर की मशीन तब तक चलाएंगे जब तक वह बंद नहीं हो जाती, और जब ऐसा होगा तो पतन कई दिशाओं से एक साथ आएगा। अब साधारण नागरिक डरना छोड़ देंगे, क्रेमलिन मोर्चे की असफलताएं छुपा नहीं पाएगा और उच्च वर्ग उस आदमी के खिलाफ हो जाएगा जिसने सुरक्षा का वादा किया था। पता है क्या, नेमत्सोव की इंटरव्यू के 1 साल से भी कम समय बाद हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने पुतिन के पतन की भविष्यवाणी की थी। और इस हफ्ते कई साल बाद, उस इंटरव्यू के कई सालों बाद, उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सब कुछ एक साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रूसी नागरिक रूसी अधिकारियों की फांसी की मांग कर रहे हैं, जैसे पहले स्टालिन करते थे। कुछ रूसी ओलिगार्क भी हैं जिन्होंने वास्तव में इसी युद्ध से फायदा उठाया है। अब वे पुतिन के खिलाफ हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रूसी लोग अपने अधिकारियों की सार्वजनिक फांसी की मांग क्यों कर रहे हैं। एक गवर्नर की बेहद अपमानजनक व्यक्तिगत टूटन से हमें ईंधन संकट के बारे में क्या पता चलता है, और एफएसबी एजेंट रूसी अरबपतियों और प्रचारकों को पुतिन की सार्वजनिक आलोचना चुपचाप क्यों करने दे रहे हैं। ये भविष्य के संकेत देता है जो पुतिन के लिए अच्छा नहीं है। आइए शुरू करते हैं कि इस हफ्ते नेमत्सोव की भविष्यवाणी कैसी दिख रही थी, क्योंकि अब आम रूसी लोग सार्वजनिक रूप से कैमरे पर अपना चेहरा दिखाते हुए यह मांग कर रहे हैं कि जो रूसी अधिकारी देश के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं उन्हें स्टालिन की तरह गोली मार देनी चाहिए। मुझे लगता है पुतिन सच में सोवियत संघ को फिर से खड़ा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, मुझे सच में हमारे लोगों के लिए बहुत दुख हो रहा है। मैं शहर में घूम रहा हूं, देख रहा हूं, हर जगह कतारें हैं, मीलों तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग कभी कभी 5-6 घंटे कतार में रहते हैं। मैं रात 2 बजे निकला और 3:30 बजे दोस्त के साथ उसकी कार में पेट्रोल डलवाया। 4:30 बज गए थे। हम घर पहुंचे, 2.5 घंटे सोकर फिर काम पर लौट गए। इन शैतानों की वजह से जो अपने लोगों से प्यार नहीं करते और उन्हें लूटते हैं, मन करता है कि जैसे स्टालिन के समय में दीवार के सामने खड़ा कर गोली मार दो। आप अपने ही लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं? क्या ये लोग समय खुशी और सेहत पर नहीं लगा सकते थे? उनके पास परिवार और छुट्टियों के कई प्लान हैं, फिर भी वे पेट्रोल पंपों की लाइनों में खड़े हैं। कई बार वे आखिरी आदमी को, जो 3-4 घंटे खड़ा रहता है, बताते हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि वह कैसा महसूस करता होगा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? अब बस कुछ साल पहले, इस युद्ध के शुरू होने से पहले, इस पूर्ण पैमाने के आक्रमण से पहले, अलेक्सी नवाल्नी को इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से जो कहा उसका बस एक छोटा सा हिस्सा कहने पर ही मार दिया गया था। वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रपति बनना और रूस को बेहतर बनाना चाहते थे। इसी वजह से उनकी मौत गुलाग में एफएसबी एजेंट्स द्वारा जहर देकर हुई। अब रूसी नागरिक सार्वजनिक रूप से फायरिंग स्क्वाड की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रूसियों ने अचानक साहस पा लिया है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने जो खौफ का तंत्र खड़ा किया था वो अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा। इसलिए रूसी नागरिक ऐसा कर रहे हैं, और इसकी वजह रूस के लगभग हर प्रांत में हो रहे ईंधन संकट से जुड़ी है। इस रिपोर्ट को देखिए। रूस में इस समय पेट्रोल की कीमत लगभग 300 रूबल प्रति लीटर है। इसका मतलब है कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सिद्ध तेल भंडार वाले देश में पेट्रोल की कीमत लगभग $15 प्रति गैलन हो गई है। अब अगर इसे संदर्भ में देखें तो मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि यूरोप में ईंधन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है और इसी वजह से यूरोपीय लोग अपने पेट्रोल के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाते हैं। फिर भी वे करीब $8 से $9 प्रति गैलन देते हैं। टेक्सास में हम $3-4 प्रति गैलन देते हैं, जबकि ईरान युद्ध के बाद दाम बढ़े हैं। रूस में वे $15 प्रति गैलन दे रहे हैं, और वो भी जब उन्हें गैस मिले भी। सोचिए, जब रूसी परेशान हैं तब क्रेमलिन क्या कर रहा है। देखिए, रूसी अधिकारियों ने कहा है कि वे अब साप्ताहिक पेट्रोल कीमतों का डेटा जारी नहीं करेंगे। यह वही तरीका है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी
चीन में अपनाता है। जब भी आप डेटा से खुश नहीं होते, समस्या को ठीक मत करो, बस आंकड़ों को पूरी तरह से हटा दो। यही ठीक वही है जो क्रेमलिन कर रहा है। दुर्भाग्यवश ऐसी समस्या को छुपाना बहुत मुश्किल है। देखिए अब रूसी सड़कों का हाल कैसा है, खासकर वे सड़कें जहां पेट्रोल पंप स्थित हैं। और जैसे ये सब काफी नहीं था, रूसी लोग सीधे व्लादिमीर पुतिन को दोष दे रहे हैं। उस क्लिप में व्लादिमीर पुतिन दीवार गिराओ गाना बज रहा था, और यही गाना रूसी लोग तब बजा रहे हैं जब वे पेट्रोल पंप पर लाइन में फंसे हुए हैं और पेट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। असल में कई बार वे कई दिनों तक फंसे रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग 5 दिन लाइन में रहते हैं, फिर भी उन्हें मनचाही चीज नहीं मिलती। अब इस स्थिति की वजह से रूस के एक राजनेता से जुड़ी सबसे मजेदार कहानियों में से एक मैंने सुनी है। मेरा मतलब ये है, रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र के गवर्नर रसियों से कह रहे थे कि अरे भाई, आप लोगों के लिए कोई ईंधन संकट नहीं है, बस ईंधन जमा मत करो क्योंकि समस्या तुम लोग खुद पैदा कर रहे हो, कोई कमी नहीं है। वो असल में लोगों से कह रहे थे कि सब लोग अपनी जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं और इसी वजह से कमी हो रही है। और सोचो क्या हुआ, जब वो जनता से झूठ बोल रहे थे तभी उनकी गाड़ी ईंधन खत्म होने से रास्ते में फंस गई। अब शायद उन्हें असली ईंधन संकट समझ आ गया होगा। सोचिए, जब गवर्नर को भी पेट्रोल नहीं मिल रहा तो आम रूसी नागरिक कितनी परेशानी झेल रहे होंगे। अगले क्लिप में एक रूसी महिला कैमरे पर भावुक होकर बताती है कि उसे सिर्फ पेट्रोल संकट ही नहीं झेलना पड़ रहा, महंगाई के कारण उसका कारोबार अब लाभदायक नहीं है। लाइन में फंसने पर वह इंटरनेट न होने से संपर्क नहीं कर पाती। मुझे लगता है इंटरनेट की बात करते हुए मुझे स्पष्ट होना चाहिए, रूस में मोबाइल इंटरनेट नहीं है क्योंकि पुतिन यूक्रेनी ड्रोन से डरते हैं और इन सब के ऊपर अब युद्ध घर तक आ गया है। इस क्लिप को देखिए। मैं अभी अभी सो गई थी। मैं हैरान हूँ। एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सभी गाड़ियों से कहा कि आज पेट्रोल नहीं मिलेगा। वे कह रहे हैं आज पेट्रोल नहीं है। हम 21वीं सदी में रहते हैं। ये तकनीक का युग है। एक बाल हमारे पास नेटवर्क नहीं है। मैं अपने पति को जरूरी कॉल भी नहीं कर सकती और व्यवसाय नहीं चला पा रही हूँ, जिससे नुकसान हो रहा है। हम घाटे में जा रहे हैं। हम सचमुच कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपनी कारों में ईंधन नहीं भर सकते। मेरे पास घर जाने लायक भी नहीं है। पागलपन है। इसी कारण रूसी प्रचारक जो युद्ध के पक्ष में थे अब सहायता और यूक्रेनियों से दया की भीख मांग रहे हैं। देखिए, यह टेलीग्राम चैनलों में से एक है, वह आदमी जो मूल रूप से रूसियों के लिए युद्ध को कवर करता है, और अब वह यही कह रहा है, ओम्स्क रिफाइनरी को उड़ा दिया गया है, इसलिए अब बिल्कुल भी पेट्रोल उपलब्ध नहीं होगा। यूक्रेनियों, कृपया, अब बहुत हो गया। आखिरकार हम भाई भाई हैं, हम पर हमला करना बंद करो। और फिर हमारे पास एक और ऐसा ही पोस्ट है जो वायरल हो रहा है। देखिए, हमारे पास एक रूसी नागरिक है जो प्रचारक नहीं है। वह बता रहा है कि उसे कई दिनों से ईंधन नहीं मिल रहा है। ये वही कहानी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जहां लोग पेट्रोल पंप पर 5 दिन से लाइन में फंसे हुए हैं और अब भी उन्हें पेट्रोल नहीं मिला है। उस समय तो मैं अपनी गाड़ी छोड़ ही दूंगा, लेकिन फिर भी हमें पूरी स्थिति नहीं पता। शायद उन्हें काम के लिए या किसी और वजह से इसकी जरूरत हो। अगर इतना समय बर्बाद हो तो मैं पेट्रोल नहीं लूंगा। अब यह मुद्दा सामने आ गया है कि रूसी नागरिक, खासकर मॉस्को के अमीर लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार समाज की देखभाल के लिए तैयार नहीं है। और यह हमें उस दूसरी भविष्यवाणी पर ले आता है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, जहां लोग समझेंगे कि पुतिन का शासन वास्तव में कितना बुरा रहा है और फिर वे खुद नेता के खिलाफ हो जाएंगे। इस क्लिप में एक रूसी महिला कहती है कि वह सिर्फ शांतिपूर्ण जीवन चाहती है। उसे नहीं समझ आता कि यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को क्यों आते हैं और उसे क्यों जगा देते हैं। उसकी सबसे बड़ी शिकायत है कि वह ठीक से नहीं सो पा रही। सुबह 4:30 बजे से आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे। मैं करीब 6:50 बजे उठी और मेरी माँ ने मुझसे सबसे पहले यही कहा, हमारे ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस विषय पर वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, फिर भी मुझे लगता है कि मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। मैं इसमें और कोई ड्रामा नहीं जोड़ना चाहती या खुद को पीड़ित नहीं दिखाना चाहती। मुझे पता है कि रूस में इस समय कई लाख लोग इसी स्थिति में हैं।
मैं ये पुष्टि कर सकती हूँ कि आज वे खास तौर पर कई जिलों पर हमला कर रहे हैं, जिनमें से एक में मैं रहती हूँ, ल्यूबेर्ट्सी कोतेल्निकी। मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी मेरी खिड़की के बाहर क्या हो रहा है। धुआं इसलिए उठ रहा है क्योंकि ड्रोन ने पास की रिहायशी इमारतें, सोडो फूड मार्केट, व्हाइट डाचा आदि को निशाना बनाया। पहली बार ऐसी घबराहट महसूस हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे जिंदगी में बहुत सी चीजों से डर नहीं लगता, लेकिन आज मैं डर गई। मुझे इस बात से और ज्यादा डर लग रहा है कि किसी ने किसी को कोई चेतावनी नहीं दी, कोई संदेश नहीं भेजा गया, कोई सायरन नहीं बजा और किसी को निकाला नहीं गया। सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहा। सिद्धांत रूप से आप बस उठ सकते हैं और देख सकते हैं कि एक ड्रोन आपके घर में घुस आया है, या फिर आप शायद उठ ही ना पाएं। बेशक हम पूरी स्थिति में गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि लोग इन सब चीजों से कितने थक चुके हैं। ऐसी जिंदगी जिसमें आपको डर हो कि कहीं मिसाइल से आपकी जान न चली जाए, वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। कहीं भी जाने या भागने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं। कोई भी किसी को किसी भी चीज के बारे में चेतावनी नहीं दे रहा है। सुबह के 10 बज चुके हैं और धमाके अब भी जारी हैं। या तो ड्रोन अंदर आ रहे हैं या पहले से जल रही चीजों के धमाके हो रहे हैं, क्योंकि एक तेल रिफाइनरी भी निशाने पर थी। माता पिता बच्चों के साथ सीढ़ियों की ओर भाग रहे हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ जाएं। खबरों में जर्मनी की समस्याएं आती हैं, लेकिन असली त्रासदी तब समझ आती है जब खुद पर बीते। आज मैं बस बैठी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी जिंदगी में पहली बार इतना अजीब डर लगा, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में कभी नहीं रही। सच कहूं तो ये सब बहुत गड़बड़ है। आगे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर रही है। इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और कोई VPN भी नहीं है, इससे तो और भी मुश्किल हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की सीमा में युद्ध हो रहा है, लेकिन साथ ही आम लोग मारे जा रहे हैं। सच कहूं, हमें सच में समझ नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं या कहां भागूं। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर मामूली नुकसान की बात करते हैं, जबकि असलियत हम देख रहे हैं। हताहतों की सही संख्या किसी को नहीं पता। अगर कोई देश सोचता है कि हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम भी आपकी तरह हैं, चाहे यूक्रेन, रूस या कोई और। हम शांति से जीना चाहते हैं और युद्ध या किसी की जान नहीं चाहते। हमने ये कभी नहीं चाहा। हमें ऐसे वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है, या सच कहूं तो कोई भी वीडियो, और उन्हें सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने की भी नहीं। फिर आम लोगों को समझाएं ऐसी परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहें, कहाँ जाना है, कैसे सुरक्षित रहें और ऐसी स्थिति में फंसने से कैसे बचें। हमने ये जानकारी ऑनलाइन या प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नहीं ढूंढी थी। हमें नहीं पता था सुबह 5 बजे जब ड्रोन घर की ओर आते हैं तो क्या करना चाहिए। शायद तब हालात आसान होते। अब यहीं पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग, खासकर वे लोग जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, वे हमेशा कहते हैं कि रूसी लोगों को अपना गुस्सा पुतिन पर निकालना चाहिए। वे क्यों नहीं बस उठ खड़े होते और सत्ता पलट देते। मैं समझता हूं, खासकर यदि आपके परिवार के सदस्य यूक्रेन में हैं और पुतिन द्वारा शुरू युद्ध से पीड़ित हैं। मैं उन रूसी लोगों की स्थिति समझता हूं, खासकर जो युद्ध के खिलाफ है। किसी सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होना और उसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। इस साल की शुरुआत में ईरान में 2 दिन में 30-40 हजार लोगों का नरसंहार हुआ, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। आप तर्क दे सकते हैं कि पुतिन भी वैसे ही नेता है जैसे ईरान के नेता ने ईरान में विरोध पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कितने रूसी लोग अपनी जान गंवा देते हैं जब तक कि उनकी गद्दी सलामत है। लेकिन देखिए, पुतिन के शासन के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है कि रूसी लोग ये समझ जाएं कि वो असफल हो चुके हैं। ये है रूसी धनकुबेरों का उनके खिलाफ बोलना, और असल में ऐसा होना शुरू भी हो गया है। और विरोध उन्हीं धनकुबेरों की तरफ से आ रहा है जिन्होंने इस युद्ध से असल में फायदा उठाया है, जिनकी फैक्ट्रियां रूसी सेना के लिए हथियार बनाती हैं। अब वही लोग आवाज उठा रहे हैं। इसका उदाहरण देखिए, पुतिन के शासन में अमीर बने अरबपति अब डर रहे हैं। रूस के सबसे बड़े उद्योगपति आंद्रे मेलनिकेंको कहते हैं कि ये युद्ध देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर कुछ नहीं बदला तो देश टूट सकता है, अलग थलग पड़ सकता है, या फिर चीन के नियंत्रण में जा सकता है। मेलनिकेंको कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पुतिन के विरोध में हों। वह एक अंदरूनी व्यक्ति हैं जिनकी फैक्ट्रियां युद्ध अर्थव्यवस्था को समर्थन देती है। अधिकतर ओलिगार्क्स की तरह उन्होंने पुतिन के नियमों के अनुसार पैसा कमाया है, लेकिन राजनीति से दूर रहे हैं। अब वह खुलकर बोल रहे हैं, जिससे रूस के उच्च वर्गों की अंदरूनी घटनाओं का पता चलता है। ये रूस के 1% में से भी 1% लोग हैं। यूक्रेन युद्ध अब रूस तक पहुंच गया है। ऊर्जा ढांचे पर हमलों से पेट्रोल पंपों पर भीड़ और मारपीट हो रही है। ड्रोन हमलों ने क्रीमिया को अलग थलग कर दिया है। जबरन सैन्य भर्ती को लेकर नाराजगी बढ़ी है। युद्ध पर इन्फ्लुएंसर्स की शिकायतें वायरल है। मोलोशेंको रूस को चेतावनी देते हैं कि गृह युद्ध के सरदारों के बीच संसाधनों व परमाणु हथियारों की लड़ाई कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और अमेरिका के खिलाफ एक बफर के रूप में चीन का प्रभुत्व या यूरोप के गरीब बाहरी इलाके जैसा जीवन, ये सब खतरनाक परिदृश्य है।
मोलोशेंको का अंतिम परिदृश्य है कि रूस उत्तर कोरिया की तरह एक बंद किला बन जाता है जो घेराबंदी में विकास और पूंजी के लिए तरसता है। क्रेमलिन के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रूस दुनिया के खिलाफ स्थायी युद्ध की स्थिति में रहेगा। मोलोशेंको नहीं कहते कि पुतिन हटे, लेकिन उनके बदलाव एक व्यक्ति के शासन के अंत जैसे होंगे। वह चाहते हैं कि रूस बाहरी दुनिया के लिए पूर्वानुमेय हो और अपने लोगों का समर्थन बिना किसी जबरदस्ती के हासिल करे। लेकिन वो लोकतंत्र पर नहीं बोलते। वह युद्ध के खिलाफ बोलने वाले पहले ओलिगार्क नहीं हैं, कई और भी थे, जिनमें कुछ ने रूस में अपनी संपत्ति भी खो दी। लेकिन यहाँ जो खास बात है वो ये है कि वो पहले ऐसे ओलिगार्क हैं जिन्हें युद्ध से फायदा हो रहा है, या यूं कहे कि हुआ है। मुझे शक है कि इस इंटरव्यू के बाद उन्हें वे सैन्य ठेके मिलते रहेंगे, लेकिन उन्हें इस युद्ध से भारी फायदा हुआ है, या यूं कहे कि पिछले 4 सालों में हुआ है, और अब वह इस युद्ध के अंजाम और रूस के भविष्य को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। अब इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि एफएसबी इस सब के दौरान कुछ भी नहीं कर रहा है। पुतिन और क्रेमलिन की तरफ कई अलग अलग दिशाओं से आलोचना आ रही है, और एफएसबी एक संगठन जिसे पुतिन ने बुनियादी तौर पर शुरू से बनाया था, वह केजीबी अधिकारी थे। केजीबी बाद में एफएसबी बन गया। पुतिन के बारे में बहस है कि उन्होंने केजीबी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन अब वही संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा और लोग इसे नोटिस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखें। रूस में पुतिन पर पहले से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, चाहे पूर्व प्रचारक रेमुस्लोव हों, मोलोशेंको जैसे ओलिगार्क वर्ग के सदस्य हों, या एक इंटेलिजेंस मैगजीन का संपादकीय जिसने उनके वालदाई भाषण का मजाक उड़ाया। ये गुस्से के स्वाभाविक विस्फोट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी खुलकर बोलने की घटनाओं पर सख्ती न होना दिखाता है कि एफएसबी इसे बर्दाश्त कर रहा है, जिससे सवाल उठता है कि अब कितना समय बचा है। सवाल दोनों तरफ हो सकता है। अगर आलोचना किसी ऐसे बिंदु को पार कर जाती है जिसे एफएसबी अपनी रेड लाइन मानता है, तो क्या एफएसबी भविष्य में सख्ती से कार्रवाई करेगा? हो सकता है एफएसबी इसे तब तक नजरअंदाज कर रहा हो जब तक पुतिन पद नहीं छोड़ देते या कुछ बड़ा न हो जाए। फिर भी जो हो रहा है वह अभूतपूर्व है। यहाँ मैं आपको वह भविष्यवाणी दिखाना चाहता हूँ जो पुतिन के विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव ने क्रीमिया के विलय के बाद 10 साल से भी पहले की थी। वे लंबे समय से पुतिन के खिलाफ रहे हैं। असल में 90 के दशक में वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्हें येल्सिन का उत्तराधिकारी माना जाता था। ये सब तब हुआ जब पुतिन अभी उभर कर सामने नहीं आए थे और तेजी से ऊपर आए। उनका सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आना और राष्ट्रपति बनना 2 साल में हुआ। वह जल्दी शीर्ष पद तक पहुंचे। हालांकि उनसे पहले भी कई लोग उस स्थान के लिए प्रयास कर चुके थे, जिनमें नेमत्सोव प्रमुख थे। पुतिन के सत्ता में आने के बाद उनका जीवन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पुतिन प्रतिस्पर्धा नहीं सहते। नेमत्सोव ने पुतिन के अंत की जो भविष्यवाणी की थी वो ऐसी थी, सुनिए। पुतिन का अंत कैसा होगा? मुझे लगता है वे धीरे धीरे गिरकर सठिया जाएंगे। मुझे विश्वास है कि वह और भी ज्यादा क्रूर और भी ज्यादा अनैतिक हो जाएंगे। सच तो यह है कि लोग उम्र के साथ बेहतर नहीं होते, वे और बुरे हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक प्रवृत्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यह स्पष्ट है कि बड़ी शक्ति से पतन की प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं। उसे केवल रूसी ही रोक सकते हैं। जब रूसी लोग समझ जाएंगे कि उन पर ऐसा शासक है जो रूस विरोधी है, देश को अलग थलग कर रहा है, संकट में डाल रहा है और सभी पड़ोसियों से लड़वा रहा है, जब रूसी लोग इसे पूरी तरह समझ और महसूस कर लेंगे, तब निश्चित रूप से वे उसे उचित जवाब देंगे और पुतिन मूल रूप से गायब हो जाएंगे। अब यही ठीक अभी हो रहा है, और वास्तव में कुछ क्लिप्स तो वाकई चौंकाने वाली है जो रूसी सोशल मीडिया से आ रही है, जहां लोग खुले आम बात कर रहे हैं कि रूस में हालात सिर्फ और खराब होते जाएंगे। रूस के कुछ आम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने की क्षमता दिखा दी है तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोग जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। यही रूस में आम सोच है। लेकिन अब कुछ लोग इसके खिलाफ तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या शायद अन्य क्षेत्रों में जीवन कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुतिन कभी भी इस युद्ध को खत्म नहीं करेंगे। आम रूसी लोगों को चाहे जितनी भी तकलीफ हो, पुतिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनका मकसद पूरा ना हो जाए।
अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि वे पुतिन को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्लिप्स मूल रूप से ये कह रही हैं कि देखो, अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं तो आपको बस पुतिन से निपटना है। सुनिए, ध्यान से सुनिए कि ये महिला क्या कह रही है। आपको समझना होगा, आपको ये बहुत साफ साफ समझना चाहिए। ये भ्रम निकाल दीजिए कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, ये आगे भी जारी रहेगा, ये और फैलेगा, ये स्थिति और बिगड़ेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक युद्ध खत्म नहीं होता और पुतिन अपने सैनिकों को पूरे यूक्रेन, जिसमें क्रीमिया भी है, से वापस नहीं बुला लेते। तब तक आपके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। पुतिन युद्ध खत्म नहीं करेंगे क्योंकि यह उनके हित में नहीं है। अगर पुतिन युद्ध खत्म करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें उन सभी समस्याओं से निपटना पड़ेगा जो अब उनके युद्ध की वजह से सामने आई हैं। लोग उनसे सवाल पूछेंगे, लोग उनके पास समस्याएं लेकर आएंगे, वे उनसे समाधान की मांग करेंगे। 26 सालों में कब आपकी समस्याएं सच में हल हुई हैं? हम ऐसे ही पले बढ़े और ढाले गए हैं। तो अब हम बेहद हद तक अपने दम पर हैं, लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको क्यों लगता है कि अब आप किसी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं? क्या अब आपकी समस्याएं सुलझेंगी और आप सुरक्षित रहेंगे? कब किसी ने आपकी परेशानियों की फिक्र की? कि भ्रम क्यों आते हैं कि सब ठीक होगा? क्या आपको सच में लगता है कि आप बस इंतजार करके इससे निकल जाएंगे? क्या आपको सच में लगता है कि वे वहां किसी बात पर सहमत हो जाएंगे, सब कुछ सुलझा लेंगे और आपकी पूरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी? आप इसी देश में पले बढ़े हैं, आप यहाँ रहते हैं, आपको पता है वहां सब कैसे चलता है। आपको ये विचार कहाँ से आते हैं? हालात हर दिन, हफ्ते, महीने, साल और खराब होते जाएंगे और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक कि वो सत्ता से बाहर नहीं हो जाता। देखो PRF, मुझे नहीं पता, डेमोक्रेट, लिबरल या राइट विंगर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हर किसी की जिंदगी, रूस में बिना किसी अपवाद के हर कोई इस समय खतरे में है। अगर आप इस सच से इनकार करते रहेंगे, लिखते बोलते रहेंगे और कहते रहेंगे कि ये सब बाहरी ताकतें हैं जिनसे हमारी सरकार कथित तौर पर लड़ रही है, तो मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। आप या तो बेवकूफ हैं, डरपोक हैं या बिके हुए हैं और कोई विकल्प नहीं है। अगर एक रूसी की जिंदगी वाकई आपके लिए कोई मायने रखती है तो आपको जो कुछ भी हो रहा है उसके पूरी तरह से, अपनी पूरी आत्मा से खिलाफ होना चाहिए। संघर्ष विराम के लिए, युद्ध खत्म करने व रूसी सैनिकों को यूक्रेन की पूरी जमीन से बिना अपवाद वापस बुलाने की मांग। इतना सब बुरा होने के बाद भी मोर्चे पर पुतिन को कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है। देखिए, हाल ही में इसी हफ्ते यूक्रेनी सेनाओं ने डोनेट्स्क क्षेत्र के नोवोकुजोनेत्स्क गांव को आजाद कराया। डोनेट्स्क वही क्षेत्र है जिसे पुतिन यूक्रेन से मांगते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेनियन बस ये इलाका, पूरा डोनबास रूस को सौंप दे तो वो ये युद्ध रोक देंगे, वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएंगे और हर कोई फिर से, आप जानते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य से पुतिन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसी मांग कर सके, क्योंकि रूसी सेना मोर्चे पर पीछे हट रही है। शायद उन्हें इसका पता भी ना हो, क्योंकि देखिए, करीब 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था। पुतिन ने एक बड़ा भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, हमने यूक्रेन में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है, हमारी सेना आगे बढ़ रही है, जबकि असलियत में ये सच नहीं था। 4 जुलाई को पुतिन ने एक बड़ी सार्वजनिक सैन्य बैठक की थी। ऐसे मौकों पर वे अक्सर सैन्य वर्दी पहनते हैं, जबकि वे कभी रूसी सेना में नहीं रहे। वो KGB का हिस्सा थे। आप कह सकते हैं कि शायद वो सेना का हिस्सा है या नहीं, लेकिन वो कभी सैनिक नहीं रहे। वो कोई पूर्व सैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सैनिक की तरह कपड़े पहनना बहुत पसंद है। बैठक में सैन्य कमांडरों ने उन्हें बताया कि रूसी सेना ने कोनेत्स्को शहर पर कब्जा कर लिया है। स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं, मैं नक्शा भी दिखाऊंगा। शायद मैं सही उच्चारण नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से यह सच नहीं था। सिर्फ यूक्रेनियन ही नहीं, रूसी युद्ध प्रचारकों ने भी खबर को गलत बताया। ऐसा पिछले साल अक्टूबर में भी हुआ था, जब पुतिन कुपियांस्क पर बोले थे। वे बोले, रूसी सेना ने कुपियांस्क पर कब्जा किया है, चिंता न करें। अगर आप विदेशी पत्रकार हैं तो कुपियांस्क में रूसी सेना देख सकते हैं। 6 घंटे का युद्ध विराम रहेगा। असल में किसी ने प्रस्ताव नहीं माना, फिर भी रूस में विरोध हुआ, क्योंकि युद्ध प्रचारकों को पता था कि कुपियांस्क रूस के नियंत्रण में नहीं है। तो फिर पुतिन सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि यह रूसी नियंत्रण में है? अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूस में यह आदत या नीति है कि वे कभी भी जार को दोष नहीं देते, वे हमेशा उसके आसपास के लोगों को दोष देते हैं। तो रूस के युद्ध प्रचार उद्योग में शामिल सभी लोग या इस उद्योग का हिस्सा बनने वाले सभी लोग, उन्होंने गेरासिमोव को दोष देना शुरू कर दिया, जो रूसी सेना के प्रमुख हैं। उन्होंने पुतिन को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा
कि गेरासिमोव पुतिन को गलत जानकारी दे रहे थे। क्या आप जानते हैं, मेरा अनुमान है कि वही बात फिर से हुई। पुतिन कह रहे हैं गांव रूसी नियंत्रण में है, जबकि सच में ऐसा नहीं था। सबसे खास है जेलेंस्की की प्रतिक्रिया। देखिए उन्होंने कैसे जवाब दिया। जेलेंस्की बोले, अगर पुतिन मानते हैं कि गांव उनके नियंत्रण में है तो वे वहां आकर शांति वार्ता कर ले और युद्ध खत्म करे, उसी गांव में जो उनके मुताबिक रूसी नियंत्रण में है। सोचिए, पुतिन ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। असल में क्रेमलिन ने जेलेंस्की की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि अब जेलेंस्की अगर शांति वार्ता करना चाहते हैं तो वो मॉस्को आ सकते हैं। मुझे लगता है आप जानते हैं कि जेलेंस्की मॉस्को जाएंगे या नहीं, क्योंकि इसी से वीडियो शुरू हुआ था। फिर भी यह दिखाता है कि युद्ध रूस के लिए कैसे चल रहा है। अब इसे समाप्त करने के लिए हमारे पास फिर से हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो का एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट है, जिसमें चक फार फ्रंट लाइंस पर क्या हो रहा है इसे विस्तार से बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो पूरा कंटेंट और हमारे मेंबर्स के लिए बाकी सभी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर मेंबर बन सकते हैं। आपका समर्थन वाकई में हमारी बहुत मदद करता है, जिससे हम ऐसे कवरेज लगातार कर पाते हैं। तो सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी का धन्यवाद नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के लिए। अब पेश है प्रीव्यू। देखिए, ये अंतिम टैंक लड़ाई है और फिर हम कल की खबरों पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो यहाँ हमारे पास है, मुझे लगता है कि ये एक अकेले लेपर्ड टैंक की फिल्म है जो रूसी बख्तरबंद वाहनों की 2 कॉलम से भिड़ रहा है। अब ये आदमी यहाँ क्लिप की शुरुआत में बहुत समझदारी से कुछ करने वाला है। वो यहाँ पहले 3 में से किसी एक लक्ष्य का चयन कर सकता है। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कोई एक लक्ष्य एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता रोक न दे, फिर वो उसे तबाह कर देगा। तो ठीक वहीं उसने उसकी ओर जाने वाला एकमात्र दूसरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो उसने बाकी सभी वाहनों को मजबूर कर दिया है कि अब वे सीधे उसी की ओर आए। तो वहां एक चूक हो गई थी, ठीक है, दूसरी बार उसने चूक नहीं की। तो अब ये आदमी मुड़ रहा है और अपनी बख्तरबंद गाड़ी को साइड में कर रहा है। उसकी सबसे अच्छी सुरक्षा सामने से है। उसने अपनी कमजोर साइड दुश्मन की ओर कर दी और दुश्मन ने उसे मार गिराया। तो देखो मैंने क्या कहा था कि इन लोगों को एक रास्ते में डाल दिया गया है। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उनके पास घूमने की कोई जगह नहीं है। तो फिर से हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, इसे क्रॉसिंग द टी कहते हैं। अक्षर टी में ये लोग वर्टिकल बार हैं, हॉरिजॉन्टल बार पर लेपर्ड है, इसलिए उसे बस अपनी तोप बहुत ज्यादा घुमाने की भी जरूरत नहीं है, बस ऊंचाई बदलनी है। वो पहला टैंक उड़ाएगा, उसने तीसरा, चौथा और 5वां टैंक उड़ाया। भागने की कोशिश करने पर वो सबको पीछे से गोली मार देगा। ठीक है, प्रोपेलेंट जल रहा है, देख रहे हो, वो ब्लो टॉर्च जैसी लपटें हैच से निकल रही हैं। हाँ। वो टरेट के अंदर प्रोपेलेंट जल रहा है। ठीक है, वो रहा हमारा लेपर्ड। ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है और फायर कर रहा है और फिर तुरंत अपनी जगह बदल रहा है। देखो, वो लगातार अपनी जगह बदल रहा है। अब वो इन लोगों से एक समानांतर सड़क पर भिड़ रहा है। हाँ, ये आप जानते हैं, ये उस टैंक का शानदार इस्तेमाल है। और आप जानते हैं, एक अकेले टैंक को सामने से आती दुश्मन की टुकड़ी के खिलाफ नहीं उतारना चाहेंगे, है ना? इसके लिए कौशल, प्रशिक्षण और काफी हिम्मत चाहिए। सही है, वहां उसकी मदद को कोई नहीं है। वो है, देखो, ये जबरदस्त है। ये उस हथियार को संभालने का शानदार तरीका है। उसकी टीम का शानदार तालमेल, ड्रोन के साथ बेहतरीन तालमेल, जिन्होंने न सिर्फ पूरी घटना को फिल्माया बल्कि उस पर भारी गोला बारूद भी गिराया ताकि उसे YouTube पर डाला जा सके। आखिर में नए मिसाइल परमिट कैसे हैं और इसका युद्ध पर क्या असर पड़ता है? हाँ, उस पर हमला करो। हाँ। तो अटैक्स की असली रेंज विकिपीडिया पर बताई गई रेंज से ज्यादा है, लेकिन अभी के लिए हम इसे 300 किलोमीटर ही मान लेते हैं। ATACMS अभी भी काफी कम है, उनके पास इनकी ज्यादा संख्या नहीं है। ये यूक्रेन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली है।
यूक्रेन के अधिकांश ATACMS क्लस्टर गोला बारूद से लैस हैं। कर्च ब्रिज और क्रीमिया जैसे लक्ष्यों पर पहले भी ATACMS से हमला हुआ है। यूक्रेन को ऐसे लक्ष्यों के लिए बड़ी मात्रा में यूनिटरी वॉरहेड की जरूरत है। इसका मतलब है कि क्लस्टर गोला बारूद की एक निश्चित संख्या से भरे होने के बजाय उन्हें एक बड़ा वॉरहेड चाहिए। अब ATACMS वास्तव में वही वारहेड देता है जो टॉमहॉक नेवल स्ट्राइक मिसाइल में होता है। यूक्रेन के लिए अच्छी बात यह है, एक यूनिटरी वॉरहेड बनाना क्लस्टर बम वॉरहेड बनाने की तुलना में बहुत 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 आसान है। तो जल्दी ही वे इन बड़े वॉरहेड्स को लगा सकते हैं। ये युद्ध जिताने वाला साबित नहीं होगा। ये यूक्रेन को 300 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को निशाना बनाने की अनुमति देगा। यूक्रेन ने ये पहले ही कर लिया क्योंकि अमेरिका उन्हें लंबी दूरी की टॉमहॉक यानी टैक्टिकल लैंड अटैक मिसाइलें नहीं देगा। यूक्रेन ने ड्रोन्स बना लिए हैं, सही है। जब यूक्रेन को जीरो लाइन से 500 किलोमीटर दूर किसी लक्ष्य पर हमला करना होता है तो वे अपने ड्रोन, लूना एनजी और अन्य लंबी रेंज वाले ड्रोन भेजते हैं। ये सही है, मुझे इसे राजनीतिक बनाना पसंद नहीं, पर कमांडर इन चीफ ये 1000 दिन पहले भी कर सकते थे। उन्होंने जाते जाते ये करने का फैसला किया। देखिए, मैं न डेमोक्रेट हूं न रिपब्लिकन। मैं मिलिट्री में हूं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कमांडर इन चीफ पर है, सही है। जो यूक्रेन के पास होनी चाहिए थी अब है, देर से सही। अब देखना है वे इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोक केज है, लेकिन ये माइंस का शिकार था। हाँ, ये लोग नहीं है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखो, ये लोग किस्मत वाले भी हैं। ये चीज एक माइनफील्ड में बारूदी सुरंग पर जा टकराई। ये आदमी जिसे डार्विन अवार्ड मिलने वाला है उस इलाके में इधर उधर घूम रहा है। अगर किस्मत अच्छी रही तो इसका वजन एंटी टैंक माइन को एक्टिवेट नहीं करेगा। वहां उसमें व्यक्ति रोदी बारूदी सुरंगें भी मिला देते हैं। और आप यहां एक और चीज देख सकते हैं, इस टैंक पर रिएक्टिव आर्मर होनी चाहिए थी। और आप देख सकते हैं कि जहां रिएक्टिव आर्मर होनी चाहिए थी वहां कुछ और भरा हुआ था, है ना। आप जानते हैं उन्होंने उसे किसी और चीज से भर दिया। रिएक्टिव आर्मर तो एक विस्फोटक टुकड़ा होता है, इसे बाहर से लगाया जाता है और एंटी टैंक मिसाइल लगने पर फट जाता है। तो ये हीट राउंड यानी उसकी ओर दागे गए विस्फोटक वारहेड को जवाबी विस्फोट से कमजोर कर देता है। लेकिन आप जानते हैं रूसी एक्मे इंडस्ट्रीज जो रिएक्टिव आर्मर बेचती है, वे पिघले हुए टायरों से बने रबर के ब्लॉक बेचते हैं, सही है। वो विस्फोटक नहीं है, वो रिएक्टिव नहीं है, वो आर्मर भी नहीं है। लेकिन यही है रूसी सेना में बुनियादी धोखाधड़ी। जानते हैं, यही एक कारण है कि वे युद्ध नहीं जीतेंगे। मैं एक साहसिक भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले हफ्ते में रोजाना हताहतों की संख्या 2000 तक पहुंच जाएगी। वे ऐसा करने वाले हैं। और अगर आप रोजाना 2000 हताहत झेल रहे हैं तो सही है, आप साल में 7 लाख लोग गंवाने की नौबत होगी। अब इसमें मारे गए, घायल, लापता और बंदी सभी शामिल हैं, लेकिन यह टिकाऊ नहीं है, यह बस संभव नहीं है। बोनस की रकम उनके बजट का लगभग 6% है, जो घायल और मारे गए सैनिकों को दी जाती है। जानते हो, अगर तुम उस रूसी बोनस के लालच में भर्ती होते हो तो समझो अग्न्याशय के कैंसर को न्योता दे रहे हो, क्योंकि तुम लगभग उतनी ही देर तक जिंदा रहने वाले हो। बस जानते हो, इसी वजह से उन्हें इसे बार बार बढ़ाना पड़ा। एक वजह यह भी है कि पुतिन ने अब तक बड़ी लामबंदी नहीं की है। पहली लामबंदी में उसे 4 लाख लोग मिले और 4 लाख लोग देश छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये सभी सैन्य उम्र के कमाने वाले पुरुष थे। अब वो ऐसी स्थिति में है कि फिर बुलावा देने पर लोगों को उनकी नौकरियों से उठाकर ले जाना पड़ेगा, सही है। ऐसे मजदूर जिनकी जगह दोबारा लोगों को नहीं रखा जा सकता। साथ ही उसने 7 लाख कमाने वालों को अर्थव्यवस्था से बाहर किया है। या तो आप मर चुके हैं या एक हाथ पैर खो चुके हैं। और हमने यहां तक देखा है कि रूसी सैनिकों को जिनके दोनों पैर कट चुके हैं उन्हें भी फिर से मोर्चे पर भेज दिया गया है।
आप ऐसा क्यों करेंगे? सही है ना, क्योंकि आपको सैनिकों की इतनी ज्यादा जरूरत है। जानते हो, अमानवीय होने के अलावा नाजी भी बिना पैरों वाले आदमी को मोर्चे पर नहीं भेजते थे। जैसा मैंने कहा था, ये बुराई स्टार वॉर्स की दुनिया जैसी है। साम्राज्य के बारे में जो आप सोचते हैं, ये लोग रोज वही करते हैं। ये पागलपन है।